गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे रिलेशन बिटवीन एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ, है ना। जब ऑब्जेक्ट को कहाँ से देखा जाएगा, रेयरर मीडियम से देखा जाएगा, कहाँ पे, डेंसर मीडियम में, तो है ना। तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ, और शिफ्ट का वैल्यू आ गया था डी इंटू 1-1/μ, है ना। ये जो म्यू है दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, और 1 जो ऊपर लिखा हुआ है दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, जो कि ईयर है, जिसका हम लोग 1 लेते हैं वैल्यू, है ना। तो यहाँ तक हम लोग पिछला क्लास डिस्कस किए थे, स्टडी भी किए थे, है ना। चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। देखिए ये जो पर्सन है ये अंडरग्राउंड ऑब्जेक्ट को देख रहा है, रियल ऑब्जेक्ट यहाँ पे है बट उसको देखता कहाँ पे, ऊपर में है। हालांकि वो रियल ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा क्योंकि लाइट क्या हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है, और ड्यू टू रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रे हमेशा क्या बनाता है, तो इमेज बनाता है। यहाँ भी देखिए, ठीक है। चलिए तो आगे हम बढ़ जाते हैं। अब दूसरा केस पढ़ेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे हम लोग, रेयरर मीडियम में, और हम देखेंगे कहाँ से, तो डेंसर मीडियम से, है ना। तो डायरेक्ट हम बात करते हैं कि आंसर क्या होगा। तो आंसर ये होगा कि डी एक्चुअल बाई डी एपरेंट हो जाएगा μ1/μ2, है ना। दैट मीन्स जो डी एपरेंट होगा वो म्यू टाइम्स बढ़ जाएगा डी एक्चुअल से, ठीक है। यानी जो ऑब्जेक्ट जिस लोकेशन पे है उस लोकेशन से हमें दूर नजर आएगा जब कहाँ से देखेंगे, डेंसर से रेयरर की तरफ देखेंगे तो, है ना। तो कितना का शिफ्ट हो जाएगा, तो शिफ्ट हो जाएगा आपका d इंटू μ-1 का शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों फार्मूला याद रखिएगा कि अगर हम डेंसर से रेयरर की तरफ देखेंगे तो म्यू टाइम्स जो है लेंथ बढ़ जाता है, अगर हम रेयरर से डेंसर में देखेंगे तो म्यू टाइम्स घट जाता है, ठीक है। याद रहेगा आपको। चलिए उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक नया टर्म जिसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट जो होता है ये ग्लास स्लैब में होता है। देखिए ग्लास स्लैब रखा हुआ है, दिस इज द इंसिडेंट रे, नॉर्मल डाल दिए, फिर रिफ्रैक्ट हो गया, फिर से यहाँ पे एक सरफेस है, फिर से ये रे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। जो ओरिजिनल रे था इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे और इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो मालूम चलता है कि ये रे और ये रे क्या हो जाता है, तो पैरेलल हो जाता है ना। तो दोनों के बीच का जो गैप है उसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। तो हमें यहाँ पे डी का वैल्यू निकालना है कि डी का वैल्यू कितना होगा। देखिए बहुत आसान है। ये जो ग्लास स्लैब है इसका थिकनेस म्यू दिया हुआ है और इसका जो डेप्थ है वो टी दिया हुआ है, जिसको बोल सकते हैं थिकनेस टी दिया हुआ है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। स्नेल्स लॉ यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थिकनेस बहुत छोटा है तो एंगल भी बहुत छोटा होगा, है ना। देखिए यहाँ से जो दिया हुआ है उसकी पढ़ लेते हैं। बोला है कि ट्रायंगल बीओसी, ट्रायंगल बीओसी, ये ट्रायंगल बीओसी, ये वाला ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए डी बाई ये जो आपका बी ओ है ना, या वो भी बोल सकते हैं, यानी डी इज इक्वल टू हो जाएगा ओ बी साइन आई माइनस आर। हमें ओ भी पता नहीं है, हमें क्या पता है, ओ डी पता है जो टी के बराबर है। अब ये ट्रायंगल को देखते हैं, ट्रायंगल ओ डी बी को, है ना, या ओ बी डी को। तो यहाँ से हम cos r लिख सकते हैं। cos r इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, बोलिए, तो cos थीटा हो जाएगा ये t बाई दिस ओ बी, यहाँ से ओ बी हो जाएगा t बाई cos r, है ना। चलिए अच्छा, आपको ये एंगल पता चला, ये टोटल एंगल I है और ये एंगल R है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, I माइनस R हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम देख सकते हैं d इज इक्वल टू हो जाएगा t बाई कॉस r इंटू साइन आई माइनस आर। तो ये बहुत ही फेमस फार्मूला है लेटरल शिफ्ट का, आप इसको याद रखिएगा, नहीं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल, या ज्योमेट्री को हेल्प करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ खास बात नहीं है ना। चलिए उसके बाद कुछ और पॉइंट है जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट, है ना। ये नॉर्मल शिफ्ट किससे होता है, तो ग्लास स्लैब से होता है। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये थिकनेस है टी ग्लास स्लैब का, तो आप जब बाहर से देखेंगे तो आपको जो रियल ऑब्जेक्ट है उसका इमेज यहाँ पे नजर आएगा,
ठीक है। हालांकि यहाँ पे दो दो सरफेस है, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, बट फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, तो जिस तरफ इंसिडेंट रे जा रहा है ना उसी तरफ फाइनल इमेज बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम शिफ्ट निकालना सीखते हैं कि कितना शिफ्ट हो गया है। तो जो शिफ्ट हो जाएगा t इंटू 1/1 जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कितना शिफ्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट से इमेज का लोकेशन। ये देखिए यहाँ पे है ना, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ, क्यों इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ किए, क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो रेयर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट को इसके कंपेयर में कहाँ पे रखा हुआ है, डेंसर मीडियम में। क्योंकि ये जो लाइट आ रहा है, ये जो फाइनल इमेज बन रहा है जिस लाइट से, वो लाइट किससे पास कर रहे हैं, तो डेंसर मीडियम से पास कर रहे हैं, वो ग्लास स्लैब से पास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं बेंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट का ड्यू टू, हालांकि ऑब्जेक्ट बेंड नहीं होता है, लाइट बेंड हो जाता है। जैसे आप पेंसिल को अगर पानी के अंदर रखेंगे तो पेंसिल हमें टेढ़ा नजर आता है, क्यों, क्योंकि लाइट बेंड हो जाता है, इसी कारण पेंसिल हमें टेढ़ा नजर आता है। तो बेंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन द पॉइंट ऑब्जेक्ट इन अ डेंसर मीडियम इज सीन फ्रॉम अ रियल मीडियम इट अपीयर्स टू बेंड बाई डी बाई म्यू। म्यू टाइम्स क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है या शिफ्ट हो जाता है, जो हम प्रूव कर चुके हैं पहले ही। सेकेंड पॉइंट है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार क्यों ट्विंकलिंग होता है, क्योंकि बहुत सारे मीडियम से क्रॉस करके आते हैं, और अर्थ और स्टार्स के बीच में बहुत सारे मीडियम है, और अलग अलग मीडियम से अगर लाइट पास करेगा या ट्रेवल करेगा तो वो डेविएट हो जाता है पाथ, और वही डेविएटेड पाथ हमारे आंखों पे आता है, तो हमें नज़र आता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हिल रहा है या ट्विंकल हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर द रिफ्रैक्शन बिकम्स इरेगुलर एंड द लाइट समटाइम्स रीचेज द आई एंड समटाइम्स इट डज नॉट। दिस गिव्स रेज टू ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, है ना। अलग अलग मीडियम होने के कारण अलग अलग हमें क्या मिलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है, और ड्यू टू चेंज इन मीडियम लाइट हमेशा बेंड होते जाता है, और ड्यू टू दिस बेंडिंग हमें कभी कभी लाइट आंखों पे आता है और कभी कभी नहीं आ पाता है, इसलिए वो जो स्टार्स हैं हमें ट्विंकलिंग नज़र आता है। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट्स है उसको भी हम पढ़ते जाएंगे। बोला गया है कि म्यू इज द स्केलर एंड हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास ना ही कोई यूनिट है ना ही कोई डायमेंशन है। इफ इप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट, इप्सिलॉन नॉट कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और म्यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड में, आर द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक परमिबिलिटी रेस्पेक्टिवली ऑफ द फ्री स्पेस, while E and mu those of a given medium, है ना। ये जो इप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट जो है वो फ्री स्पेस के लिए है, बट इप्सिलॉन और म्यू जो है मीडियम के लिए दिया हुआ है। देन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो होता है 1/√ओवर इप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। याद रखिएगा, बाद में आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1/√ओवर इप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, है ना। अगर हम किसी मीडियम का बात करेंगे तो 1/√ओवर इप्सिलॉन और म्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है जिसको आप याद रख सकते हैं, यूजफुल रहेगा बाद में आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो। As in vacuum or free space, speed of light of all wavelength is maximum and is equal to c. c is nothing but 3 into 10 to the power 8 meter per second. So for all wavelengths, the refractive index of the free space is minimum and is mu is equal to c by vm, that is 1, है ना, यानी c by c। फ्री स्पेस के लिए जो स्पीड होगा वो c हो जाएगा, तो c बाई सी आंसर हो जाएगा आपका 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है सबसे कम किसका होता है, तो फ्री स्पेस का, है ना। चलिए, तो कुछ एग्जांपल्स हैं उसको हम लोग करते जाते हैं, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बोला गया है कि अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.62। ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.62 है। इफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये जो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल 90 है,
व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो पूछा गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। ठीक है, इसको हम बनाते हैं अच्छे से, ध्यान से देखिए। ये आई, ये आर और ये आर डैश इज द रिफ्लेक्टेड एंगल, आर इज द रिफ्लेक्टेड एंगल, और ये दोनों के बीच का एंगल 90 है। ठीक है, तो जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। ठीक है, और ये एंगल आर है, ये 90 है और ये आर डैश है। तो इस आर को हम क्या लिख सकते हैं, आर को हम आई लिख सकते हैं ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए ये जो टोटल एंगल है, ये टोटल एंगल 90 है, और यहाँ भी ये टोटल एंगल 90 है। ठीक है, ये एंगल जो है आपका 90 माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 90 माइनस आई हो जाएगा और यहाँ से यहाँ टोटल एंगल जो है 90 है, तो ये एंगल हो जाएगा आपका आई, है ना। तो आर डैश क्या हो जाएगा, आर डैश जो हो जाएगा 90 माइनस आई हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है ना। यहाँ पे हम लोग स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, तो म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। ठीक है, तो म्यू वन तो 1 है और आई लिखा हुआ है, म्यू साइन आर डैश की जगह पे हम लोग 90 माइनस आई यूज कर सकते हैं, और साइन 90 माइनस आई कॉस आई हो जाएगा। दैट मीन्स साइन आई बाई कॉस आई इज इक्वल टू म्यू हो जाएगा। ठीक है, तो साइन बाई कॉस होता है टेन, टेन आई इज इक्वल टू म्यू, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। तो ये आपका आंसर है, आई कितना हो जाएगा, तो टेन इनवर्स म्यू हो जाएगा। ठीक है, हालांकि एक लॉ है जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ब्रेविस्टर लॉ के नाम से, बहुत ही फेमस है वेव ऑप्टिक्स में, है ना। उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। दो तीन एग्जाम्पल करेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, तो चलिए जितना एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं सबको कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे करेंगे। बोला गया है कि 20 मीटर थिक ग्लास स्लैब, ये जो ग्लास स्लैब है इसका थिकनेस 20 सेंटीमीटर है, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 या बोल सकते हैं 3/2 है। इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर के सामने इसको रखा गया है। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन एयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से 40 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर नियर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पास एक ऑब्जर्वर है जो इस ऑब्जेक्ट के इमेज को ऑब्जर्व करना चाहता है। What is the effect of separation between glass slab and the mirror on the image? फिर से पढ़ लेते हैं। Find the position of image with respect to an observer near the object. What is the effect of separation between glass slab and the mirror on the image? तो इमेज पे इसका क्या इफेक्ट हो रहा है उसको पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो हम चेक करते हैं कि इस मिरर के कारण इमेज कितना डिस्टेंस बन रहा है। हालांकि जो ऑब्जेक्ट है बोला गया है कि 40 सेंटीमीटर पे है, बट ड्यू टू दिस ग्लास स्लैब जो ओरिजिनल पोजीशन है ऑब्जेक्ट का वो शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं, शिफ्ट इज इक्वल टू होता है डी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, तो 20 इंटू 1 माइनस 1 बाई 1.5, तो ये आ गया आपका 20/3 सेंटीमीटर। यानी इस मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट है कितना पे है, 20/3 सेंटीमीटर पे है, तो इमेज भी कितना बन जाएगा, तो 20 बाई रुक जाइए थोड़ा सा, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एज सीन बाय द मिरर इज, ओहो सॉरी, ये तो शिफ्ट निकला है अभी, है ना। शिफ्ट कितना हुआ, शिफ्ट वो निकाल दिया गया है, शिफ्ट है आपका 20/3। तो अब हम यहाँ से निकाल देंगे कि रियल जो लोकेशन है ड्यू टू सॉरी जो लोकेशन आया है न्यू लोकेशन इमेज का, वो क्या कहलाएगा, इस मिरर का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि जो भी रे ऑब्जेक्ट से पास करेगा जो मिरर पड़ेगा वो कहाँ से आता हुआ नजर आएगा, तो इमेज से, है ना, जो शिफ्ट हो गया है। तो पहले तो 40 पे था, अभी कितना पे आएगा, तो 40 माइनस 20/3 यानी 100/3 पे
उसको नज़र आएगा जो ऑब्जेक्ट है मिरर के लिए। ये शिफ्ट होने के कारण ऐसा हुआ है। ठीक है, अब जो इमेज बनेगा कितना पीछे बनेगा, तो 100/3 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। इमेज विल फॉर्म एट द डिस्टेंस ऑफ 100/3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक है, शिफ्टिंग इन द इमेज ड्यू टू ग्लास स्लैब आपका 20/3 सेंटीमीटर था, ये शिफ्ट था, है ना। सो द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, सो द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर कितना है, चेक। चलिए देखते हैं। तो इतना तक आपको समझ में आया, फिर से मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, देखिए अच्छे से। ऑब्जेक्ट को रखा हुआ था 40 सेंटीमीटर पे, हालांकि बीच में एक ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब होने के कारण जो ओरिजिनल लोकेशन है ऑब्जेक्ट का फॉर मिरर, वो अब नहीं रह पाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट हो जाएगा, तो 20/3 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा एलोंग द इंसिडेंट रे। जिस तरफ इंसिडेंट रे होता है उसी तरफ शिफ्ट होता है। देखिए यहाँ पे इंसिडेंट रे इस तरफ है, तो इसी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कितना, 20/3। तो अब जो डिस्टेंस होगा मिरर से उस शिफ्ट ऑब्जेक्ट का, वो कितना हो जाएगा, तो पहले 40 था, तो 40 माइनस 20/3 यानी 100/3। तो इमेज कितना बनेगा, 100/3 पे बनेगा पीछे। अब इस इमेज को कौन ऑब्जर्व कर रहा है, तो इस इमेज को एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है। वो ऑब्जर्वर किधर है, तो ऑब्जेक्ट के पास ही है। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये जो ऑब्जर्वर है 100/3 सेंटीमीटर पे तो है, बट जब उसको ऑब्जर्व करेगा फिर से क्या हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब शिफ्ट होगा तो कितना शिफ्ट हो जाएगा, फिर से 20/3 शिफ्ट होगा। ठीक है, तो सो द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर कितना हो जाएगा, तो 100/3 माइनस 20/3 दैट मीन्स 80/3 सेंटीमीटर। तो ये समझ में आया आपको। हालांकि ये जो इमेज बन रहा था 100/3 पे बन नहीं रहा है, बट जो ऑब्जर्वर है किधर है, वो ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जेक्ट के पास ही है। तो जब ये देखेगा तो ग्लास स्लैब के थ्रू ही देखेगा, और जब ये ग्लास स्लैब के थ्रू देखेगा तो गारंटेड क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। और शिफ्ट हम लोग निकाल चुके हैं, कितना हो रहा है, 20/3 का शिफ्ट हो रहा है, यानी 100/3 माइनस 20/3 आपका आंसर आ जाएगा 80/3। अब इस ग्लास स्लैब को मिरर से किधर भी रखिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, शिफ्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट लोकेशन और स्लैब का लोकेशन, या सेपरेशन बिटवीन स्लैब एंड ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एंड मिरर, है ना। तो ये जो आपका शिफ्ट है वो इंडिपेंडेंट है कि आप स्लैब को किधर भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट से कितना भी डिस्टेंस पे रख सकते हैं। बोला गया है कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द एक्चुअल प्लेन मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द ग्लास स्लैब एंड द मिरर। और ग्लास स्लैब और मिरर के बीच में कितना डिस्टेंस है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, किसको, शिफ्ट को, है ना। और जो एक्चुअल डिस्टेंस आना चाहिए था एज नॉर्मल ग्लास स्लैब को किधर भी रखे उतना ही डाटा आएगा। इफ द डिस्टेंस इज मोर देन ब्राइटनेस ऑफ इमेज विल बी लेस। अगर डिस्टेंस को हम ज़्यादा बढ़ा देंगे, किसके डिस्टेंस के बीच के, तो ग्लास स्लैब और मिरर के बीच के डिस्टेंस को हम ज़्यादा बढ़ा देंगे तो एक इफेक्ट आएगा, वो किसका आएगा, ब्राइटनेस का। ब्राइटनेस जो है वो घट जाएगा, कम लाइट पास करेंगे उससे, डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, फिर सॉल्यूशन को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं। एक एग्जांपल है, देखिए बोला गया है कि इफ वन फेस ऑफ द प्रिज्म एंगल 30 डिग्री, ये जो एंगल है 30 डिग्री है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया हुआ है प्रिज्म का, और इस तरफ से सिल्वर कर दिया गया, दैट मीन्स वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। द इंसिडेंट रे रिट्रेस इट्स इनिशियल पाथ, और जो पाथ है वो रिट्रेस हो जा रहा है, दैट मीन्स नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है सरफेस को, जो सेकेंड सरफेस है ए बी सरफेस। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आपसे पूछा है कि इंसिडेंट एंगल क्या होगा। चलिए इसको हम बनाते हैं अच्छे से। यहाँ आप डायग्राम को देखिए, ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये 30 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जो आंसर दिया हुआ है उसको अच्छे से हम देखते हैं और समझते हैं। एज इंसिडेंट रे रिट्रेस इट पाथ्स द रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सिल्वर सरफेस, है ना। ये कब कब हो सकता है, जब इंसिडेंट रे नॉर्मल होगा सरफेस पे, तभी रिट्रेस कर सकता है पाथ को
सेम पाथ में रिटर्न हो सकता है। फर्दर एज अ ट्रायंगल ए ई डी, ट्रायंगल ए ई और डी का बात किया गया है 30 प्लस 90 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, दैट मीन्स डी जो एंगल हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नाउ बाय द कंस्ट्रक्शन एंगल डी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 90 होगा। और हम जानते हैं कि नॉर्मल और सरफेस के बीच का एंगल कितना होता है, 90 होता है। तो एंगल जो डी है और आर मिला के 90 होगा, दैट मीन्स एंगल जो आर हो जाएगा 90 माइनस 60, दैट मीन्स 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमें एंगल आर पता चल गया कि एंगल आर कितना है, 30 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, इस जो सरफेस है उस पर हम लोग स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। तो μ1 साइन आई इज इक्वल टू हो जाएगा μ2 साइन आर। बाहर एयर का 1 है, अंदर का μ2 √2 है, यानी साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो √2 से 2 कटेगा तो 1/√2 हो जाएगा। दैट मीन्स साइन आई इज इक्वल टू 1/√2। तो आई का वैल्यू कितना पुट करेंगे, तो हम लोग आई का वैल्यू पुट करेंगे 45, तो आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स इंसिडेंट एंगल कितना था, तो इंसिडेंट एंगल 45 है। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। आपको मैं कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। न्यूमेरिकल्स होंगे आपका एपरेंट डेप्थ, शिफ्ट के ऊपर, और इस तरह से छोटा मोटा न्यूमेरिकल्स रहेंगे। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको हम लोग कल के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप इतना देख लीजिएगा, अच्छा से नोट बनाइए। आपको शायद पता होगा कि ये टॉपिक को हम लोग दोबारा क्लासरूम में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चलो।